हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं अमरजीत। और मैं आपको बता दूं कि आज हम बहुत ही प्यारे से टॉपिक मेंडल्स लॉ यानी मेंडल के नियमों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो गाइस, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मेंडल से जुड़ी किसी एक नियम को हर बार परीक्षा के दौरान पूछा जाता है। सो गाइस, आप बने रहिए वीडियो क्लास तक क्योंकि बहुत ही छोटे से वीडियो में आप मेंडल के सारे नियमों के बारे में जानने वाले हैं और बहुत ही सरल शब्दों में। सो गाइस, चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं मेंडल्स लॉ। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया भी है आपको कि मेंडल ने लगातार 7 वर्षों तक यानी 1856 से 1863 तक मटर के उद्यान में कार्य किया और कार्य करने के बाद उन्होंने मटर से 7 कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया, जिसमें तने की लंबाई, पुष्प का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग, फली की आकृति, फली का रंग एवं पुष्प की स्थिति जैसी 7 महत्वपूर्ण लक्षणों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद उन्हीं लक्षणों के आधार पर मेंडल ने संकरण करवा करके आनुवांशिकी से जुड़ी हुई, आनुवांशिकता से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों को प्रस्तुत किया, कुछ निष्कर्षों को प्रस्तुत किया। उसी निष्कर्षों एवं प्रयोगों के आधार पर कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने कुछ नियमों की व्याख्या की, जिसको हम मेंडल के नियम के नाम से जानते हैं। सो गाइस, उन नियमों में से सबसे पहला जो नियम है वह मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकरण पर आधारित प्रभाविता का नियम है। एक संकरण के आधार पर मेंडल ने 2 नियम प्रस्तुत किया, जिसको आप प्रभाविता का नियम एवं पृथक्करण का नियम के नाम से जानते हैं, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों नियम जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड्स करते हैं। और दूसरा जो नियम प्रस्तुत किया वह डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड था, डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड था, जिसको आप स्वतंत्र व्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। सो गाइज, हम एक एक करके आपको सारे नियमों के बारे में बताएंगे, जिसमें से आज शुरू करते हैं सबसे पहले प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर गाइज? तो चलिए बताते हैं प्रभाविता का नियम क्या है, कहाँ लागू होता है और कैसे प्रस्तुत किया जाता है। सो गाइज, बहुत ही सरल है, ध्यान से देखेंगे कि प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का मतलब है प्रभावी होना, अपने आप को प्रकट करना, प्रदर्शित करना। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आनुवांशिक लक्षण जो हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, यानी जनकों से संतानों में स्थानांतरित होते हैं। सो गाइस, जो लक्षण जनक से संतानों में जाते हैं उसमें से एक लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर प्रभावी होकर के दूसरे लक्षण को दबा देता है, जिसके कारण सिर्फ एक लक्षण ही प्रदर्शित हो पाता है। सो गाइस, इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। यानी प्रभाविता के नियम के अनुसार जनकों से संतानों में जो लक्षण आते हैं उनमें से एक लक्षण नर से होता है, यानी आधे लक्षण नर से आते हैं और आधे लक्षण मादा से आते हैं। जहाँ पर क्या होता है, एक लक्षण दूसरे लक्षण को दबा देता है और जो लक्षण दबा देता है उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण दब जाते हैं उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। सो गाइस, F1 पीढ़ी में सिर्फ वे ही लक्षण प्रदर्शित हो पाते हैं जो कि प्रभावी होते हैं, अर्थात F1 पीढ़ी की सभी संतानें प्रभावी होती हैं। यानी जो प्रभावी लक्षण दिखेगा F1 पीढ़ी की जो संतानें होती हैं वैसे ही दिखेंगी, जो लक्षण प्रभावी होगा वही लक्षण प्रदर्शित करेंगी। सो गाइस, इसी को आप क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्लियर? एक बार यहाँ से आप देख सकते हैं, इस नियम के अनुसार संतानों में उपस्थित यानी माता पिता से जो लक्षण संतानों में आते हैं, तो इस नियम के अनुसार संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़ों में से, यानी जो एलील होता है, एलील का मतलब है एक जीन और उसके 2 विकल्प, तो उपस्थित कारकों में के एक जोड़े में से एक कारक नर से तथा दूसरा कारक मादा से आता है। इन कारकों में से एक कारक का गुण कारक
दूसरे कारक को दबा देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो दब जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्लियर? अतः F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई पड़ता है, लेकिन अप्रभावी लक्षण उपस्थित होता है, जो कि कहाँ दिखेगा? F2 पीढ़ी में दिखेगा। सो गाइस क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पेन लेकर के नोट कर सकते हैं। अगर आपको प्रभाविता का नियम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इस नियम के अनुसार संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़ों में से एक कारक नर से तथा दूसरा मादा से आता है। इन कारकों में से एक कारक का गुण दूसरे कारक के गुण को दबा देता है और उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो दब जाता है उसे अप्रभावी कारक कहते हैं या अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अतः F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी लक्षण भी उपस्थित होता है, जो कि F2 पीढ़ी में दिखाई पड़ता है। क्लियर गाइस? और इसी नियम को हम क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए मेंडल ने क्या लिया था प्रभाविता के नियम को दिखाने के लिए, कि मेंडल ने सबसे पहले एक लंबे तने वाले पौधे को और एक बौना तने वाले पौधे को दोनों के मध्य संकरण करवाया। संकरण करवाने के पश्चात जो F1 पीढ़ी की संतानें प्राप्त हुई, मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी की सभी संतानें जो हैं लंबे तने वाली हैं। और गाइस इसी के आधार पर मेंडल ने प्रभाविता का नियम प्रस्तुत किया कि जो नियम प्रभावी होता है F1 पीढ़ी में केवल वही दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके पास अप्रभावी लक्षण के गुण भी पाए जाते हैं, जो कि जा करके F2 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं। सो गाइस क्लियर? चलिए हम विथ एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या है और प्रभाविता का नियम को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सो गाइस चलिए हम देखते हैं प्रभाविता के नियम के बारे में। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या किया? दो पौधा लिया, जिसमें से एक लंबा था और दूसरा कैसा था? बौना। एक लंबा तना, दूसरे का तना कैसा है? बौना है। क्लियर गाइस? यानी टॉल और डॉर्फ। तो पहले का जो तना लंबा है, टॉल, यानी इसको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे का तना बौना है, यानी इसको हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर गाइस? तो मेंडल ने प्रभाविता के नियम को प्रदर्शित करने के लिए क्या किया था? ये एक पौधा लिया था, जिसमें से दो पौधा लिया था, जिसमें से एक का तना लंबा था और एक का तना बौना था। सो गाइस क्लियर? अब इन्होंने क्या किया? गैमेट तैयार किया, युग्मक बनाया और दो जनकों के युग्मक के मध्य संकरण करवा दिया। संकरण करवाने के पश्चात मेंडल ने देखा कि F2 पीढ़ी की जो सभी संतानें हैं वह लंबी हो जाती हैं, यानी लंबे तने वाली हो जाती हैं। सो गाइस इस तरह से करवाया मेंडल ने संकरण को। तो यह आपके क्या हैं? यह जनक हैं और यह इनका क्या है? युग्मक है, गैमीट है। और यहाँ क्या हो रहा है? संकरण हो रहा है। संकरण करवाने के बाद जो पीढ़ी प्राप्त होती है, यानी दो जनकों के मध्य संकरण करवाने के पश्चात जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी कहते हैं। तो दो जनक हो गए, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। दोनों के मध्य संकरण करवाया गया तो एक संतान प्राप्त हुई, जिसको आप क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी की संतान कहते हैं। क्लियर गाइस? अब क्या होगा? अगर हम इस F1 पीढ़ी वाली संतान को F2 पीढ़ी में प्रदर्शित करते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ आप देख रहे हैं जो लंबा है वह प्रभावी कैरेक्टर्स है
और जो छोटा है वह अप्रभावी कैरेक्टर से है। तो इसमें क्या होता है, F1 पीढ़ी की सभी संतानें जो है लंबे तने वाली प्रदर्शित होती हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रभाविता आपको दिख रहा है कि जो लक्षण प्रदर्शित हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी F1 पीढ़ी की सभी संतानें क्या होती हैं, लंबी होती हैं। इतना क्लियर हो गया। अब इसी को अगर हम F2 पीढ़ी में ले जाएं, F2 पीढ़ी में ले जाएंगे तो क्या होगा, F2 पीढ़ी में अगर इसको ले जाएं तो यहाँ से आप कैपिटल T स्मॉल t को प्रदर्शित करेंगे। यानी अगर इसको आप F2 पीढ़ी में ले जाएंगे तो क्या होगा, F2 पीढ़ी में वे भी लक्षण प्रदर्शित होते हैं जो कि अप्रभावी होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, फिर से गैमेट बनाएंगे, एक कैपिटल T का, दूसरा स्मॉल t का, इधर से भी एक कैपिटल T का और दूसरा स्मॉल t का। सो गाइस आप क्या करेंगे, संकरण करवाएंगे इनके मध्य। एक बार कैपिटल T को लेंगे, इधर के कैपिटल T से करवाएंगे तो सो गाइस क्या बनेगा, कैपिटल T कैपिटल T। दूसरी बार इसी को लेंगे, बगल वाले से करवाएंगे, सो गाइस क्या बनेगा, कैपिटल T और स्मॉल t। अब आप क्या करेंगे, तीसरी बार इसको लेंगे, इससे करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल T स्मॉल t। अब चौथी बार इसको लेंगे, इससे करवाएंगे तो आपको बन जाएगा स्मॉल t स्मॉल t। सो गाइस यह जो संतानें बनी हैं यह आपकी F2 पीढ़ी हैं। F2 पीढ़ी कब बनती है, जब F1 पीढ़ी के सदस्यों के मध्य संकरण करवाया जाता है। तो जो पीढ़ी बनती है उसको हम क्या कहते हैं, F2 पीढ़ी कहते हैं। तो यहाँ हो गया संकरण और यह हो गए F2 युग्मक। क्लियर गाइस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अभी तक प्रभावी लक्षण के रूप में था, यानी स्मॉल टी क्या था अभी तक, F1 पीढ़ी में अप्रभावी था, क्योंकि कैपिटल T प्रभावी था इसलिए सभी पौधे क्या हुए थे, लंबे हुए थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, F2 पीढ़ी में एक बौना पौधा भी उत्पन्न हो रहा है, एक बौना पौधा भी उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ देखिए जो लक्षण अभी तक अप्रभावी के रूप में छिपा था F1 पीढ़ी में, अब वह F2 पीढ़ी में प्रदर्शित हो रहा है। यानी एक पौधा क्या हो रहा है, बौना वाला भी बन रहा है। चूँकि अधिकतर पौधे जो हैं लंबे उत्पन्न हुए हैं, यानी यहाँ पे 75% जो पौधे हैं वह क्या हैं, लंबे हैं। तो गाइज यहाँ क्या होगा, जो 75% पौधे लंबे हैं उसके कारण यहाँ पे 75% पौधे जो हैं टॉल हैं। इसलिए यहाँ पर जो है प्रभाविता का नियम लागू होता है कि जो लक्षण प्रभावी होते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रदर्शित होते हैं। सो गाइज यह आपका है प्रभाविता का नियम, जो यह कहता है कि जो लक्षण जनकों से संतानों में आते हैं उनमें वे ही लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं जो कि प्रभावी होते हैं। सो गाइस इसके लिए मेंडल ने उदाहरण के रूप में लंबे तने और बौने पौधे के में संकरण करवाया, तो उन्होंने पाया कि F1 पीढ़ी की सभी संतानें लंबी होती हैं, अर्थात लंबा जो है प्रभावी लक्षण है। फिर उन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी को स्वनिषेचन करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया F2 पीढ़ी में, और F2 पीढ़ी की जो संतानें बनी वह कैसी बनी, दो तरह की बनी, जिसमें कुछ पौधे लंबे थे और एक पौधा एकदम से छोटा था। यानी जो लक्षण अभी तक F1 पीढ़ी में अप्रभावी था वह भी F2 पीढ़ी में दिखने लगा। सो गाइस इस नियम को आप प्रभाविता का नियम कहते हैं, जो सीधा सीधा यह इंडिकेट करता है कि जो लक्षण प्रभावी होते हैं वह F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं। क्लियर गाइस, आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ।